हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। मैथमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V equal W by Q. W means work done, Q means charge. ऐसा यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट, वर्क के लिए जूल, चार्ज के लिए कूलम। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होगा जूल पर कूलम, और उसको हम वोल्ट ऐसे भी कहते हैं। डायमेंशन mL² T इनवर्स T A इनवर्स, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशन। डेफिनेशन से ये बात पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क डन होने के लिए तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ डेफिनेशन में कहा गया है कि इन्फिनिटी से चार्ज को उस पॉइंट तक लाना पड़ेगा जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू हमें चाहिए। जिस पॉइंट में कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उस पॉइंट तक चार्ज को लाना पड़ेगा। कहाँ से? इन्फिनिटी से। सपोज एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज हमने लिया है। इस चार्ज की सराउंडिंग में हमने एक पॉइंट लिया है P। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? Vp कितना है? तो इस Vp को हम कैसे निकालेंगे? P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे कहा था। 1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन करना पड़ेगा P पॉइंट तक लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट P। सपोज एक दूसरा पॉइंट मैंने लिया है R पॉइंट। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज R पॉइंट तक लाना पड़ेगा। और एक पॉइंट हमने लिया है S पॉइंट। हमने क्या किया? इन्फिनिटी से 5 कूलम चार्ज ले आया। तो जो वर्क डन हमें मिलेगा, उस वर्क डन को हमें क्या करना होगा? उस वर्क डन को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि डेफिनेशन ने बताया है 1 कूलम चार्ज लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने 5 कूलम चार्ज ले आया इन्फिनिटी से S पॉइंट तक, लेकिन हमें तो 1 कूलम आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालना है। तभी तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिलेगा। इसीलिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वर्क डन को। तो ये क्या देगा? 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट S। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at P due to charge Q is
V इक्वल 1/4πε0 Q/R। तो ये कैपिटल Q जो चार्ज है, उस चार्ज से R डिस्टेंस में एक पॉइंट हमने लिया है P पॉइंट। उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, उसका एक एक्सप्रेशन हमें मिला है, एक फॉर्मूला हमें मिला है। V इक्वल 1/4πε0 कैपिटल Q/r। 1/4πε0 का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹। अगर हमें चार्ज और डिस्टेंस इन दोनों की वैल्यू गिवन होगा तो हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका एक डिराइवेशन है। पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। फिर से हमें डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन में कहा था किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम निकालने के लिए उस पॉइंट तक इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाना पड़ेगा। V इक्वल V एट पॉइंट P। हमें क्या करना होगा, वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए, P पॉइंट में। तो P पॉइंट कैपिटल Q चार्ज से कितना दूरी में है, R डिस्टेंस। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू हमें R डिस्टेंस तक लाना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को। इसीलिए हमने लिमिट इन्फिनिटी से R तक दिया है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। अब वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन की जो फॉर्मूला है उसको याद कीजिए। वर्क डन W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू D। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होगा। तो यहाँ फोर्स हम कैसे निकालें, एक चार्ज यहाँ है कैपिटल Q, दूसरी चार्ज है A पॉइंट में 1 कूलम। हमने एक पॉइंट लिया है A पॉइंट में, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाकर A पॉइंट हमें मिला है, उसके बाद B पॉइंट मिलेगा। जब चार्ज A पॉइंट में था तब कैपिटल Q एंड 1 कूलम, इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना था, इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना था, फोर्स कितना था, कैसे कैलकुलेट करेंगे। चार्ज के बीच जो फोर्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ एक Q है कैपिटल Q, दूसरा Q है 1 कूलम, और डिस्टेंस कितना है, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, R डैश स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट, तो हमें तो अब डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो हमने क्या किया, A से B और आगे एक पॉइंट B ले लिया। तो A के बीच जो डिस्टेंस है, एक स्मॉल डिस्टेंस है डेल R डैश। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। हम लिखेंगे dr डैश, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई किया है ना, इसीलिए डेल R डैश को हम dr डैश लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, Q 4πε0 r² dr डैश, ये R डैश स्क्वायर, R डैश था ना, प्लस Q 1 कूलम के बीच डिस्टेंस R डैश था। इसको इंटीग्रेशन कीजिए। को इंटीग्रेशन करने के बाद एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q/r।
ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो कंप्लीट डिराइवेशन इस वीडियो में डिस्कस मैंने नहीं किया है, उसके लिए अलग वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक लाना पड़ेगा 1 कूलम्ब चार्ज को। कहां से? इंफिनिटी से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डायपोल के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए ये है, डायपोल के लिए V इक्वल P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। P क्या है? P डायपोल मोमेंट, P इक्वल Q इंटू ट्वाइस है। R डिस्टेंस पर कैलकुलेट किया है इसीलिए R स्क्वायर आया है। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, प्लस Q माइनस Q, दो चार्ज ट्वाइस से डिस्टेंस पर है, ये बन गया डायपोल। इस डायपोल से R डिस्टेंस दूरी में एक पॉइंट लिया है P, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें निकालना है। हमने क्या किया? प्लस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P पॉइंट में कितना है उसको निकाला इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला की मदद से। सेकंड, माइनस Q चार्ज के लिए P पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है उसको निकाला और दोनों को ऐड किया। उसके बाद फैक्टर कैलकुलस अप्लाई किया, करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिला। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक्सिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा डायपोल के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थीटा इक्वल 0 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा 0 डिग्री जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सिस के ऊपर हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल मिलेगा। तो एक्सिस पर पोटेंशियल कितना है? V इक्वल P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में पूछा कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है डायपोल के लिए, तो केस 2 कंसिडर करना पड़ेगा। थीटा इक्वल 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल हमें इक्वेटोरियल लाइन पर मिल जाएगा। cos 90 डिग्री जब हम पुट करेंगे, cos 90 का वैल्यू है 0, इसीलिए होल एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। तो V इक्वल 0। तो देखिए ये सेंटर है। एक्सिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है? V इक्वल, सपोज एक्सिस में हमने एक पॉइंट लिया है P, ये P पॉइंट सेंटर से R डिस्टेंस दूरी में है। तो P पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा? P मतलब डायपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है। अगर इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है सेंटर के ऊपर, जो परपेंडिकुलर लाइन है, उस लाइन पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। पॉइंट में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो थीटा इक्वल कितना होगा? ये थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, यहाँ थीटा बन गया 0 डिग्री, लेकिन यहाँ थीटा बन जाएगा 90 डिग्री। तो हमें कितना मिलेगा? V इक्वल P cos 90 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो cos 90 का वैल्यू कितना है? 0। cos 90 का वैल्यू 0 है, इसीलिए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी 0। एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इक्वेटोरियल लाइन की किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। यहाँ P क्या है? डायपोल मोमेंट।
Q into twice A. Equipotential surface. A surface is said to be equipotential if potential at every point of the surface remains constant. इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस है जिस सरफेस की सभी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसको हम कहेंगे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज इस सरफेस की किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट है। पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट है। सपोज इस सरफेस की सभी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है, इस सरफेस की सभी पॉइंट पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक स्फीयर है और ये भी एक स्फीयर है। इस स्फीयर की जो सरफेस है, उस सरफेस की सभी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सपोज 7 वोल्ट है, तो ये 7 वोल्ट सरफेस का सभी पॉइंट में होगा। यहाँ भी 7 वोल्ट होगा, यहाँ भी 7 वोल्ट होगा, यहाँ भी 7 वोल्ट होगा। मतलब इस स्फीयर की जो सरफेस है, सरफेस की सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होना जरूरी है। वैसे ही ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज 3 वोल्ट है, तो स्फीयर की सभी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? 3 वोल्ट। तो ये हो गया स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है, जो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना एंगल बनाया है? 90 डिग्री। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होते हैं। यहाँ में भी सेम, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और स्फेरिकल सरफेस के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री। स्फेरिकल सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो स्मॉल स्फीयर की हमने सरफेस लिया है, दोनों के बीच एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना बना है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होते हैं? सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होते हैं। यहाँ कितना था? 7 वोल्ट। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है? 7 वोल्ट है। तो यहाँ वर्क डन कितना होगा? एक चार्ज, कोई एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन 0 होगा। कैसे 0 होगा? V इक्वल W/Q। सपोज ये जो स्फीयर है, स्फीयर की A पॉइंट से B पॉइंट तक, A पॉइंट से B पॉइंट तक हमने एक चार्ज को मूव किया। 2 पॉइंट हमने लिया है,
तो हम क्या लिखेंगे, डेल V। पोटेंशियल कितना था, 7 वोल्ट, तो ए पॉइंट में भी पोटेंशियल कितना होगा, 7 वोल्ट, बी पॉइंट में भी पोटेंशियल कितना होगा, 7 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल V कितना होगा, 7 वोल्ट माइनस 7 वोल्ट 0 होगा। तो वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा, 0 इंटू क्यू 0, वर्क कितना होगा, 0 होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑलवेज 0। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन है। चार्ज के लिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला था, वैसे ही चार्ज के लिए हमें क्या मिला, पोटेंशियल मिला। तो दोनों के बीच एक रिलेशन होना जरूरी है। तो रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल माइनस dV बाई dl। V मीन्स पोटेंशियल, L मीन्स लेंथ। और इससे हमें यह पता चलता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है, उसी तरफ हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल आपको गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अगर V गिवन है तो V बाय L x भी लिख सकते हैं, और L उसका मतलब क्या है, L और x मीन्स लेंथ, V मीन्स पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे निकाल सकते हैं, निकालेंगे। सपोज दो प्लेट है, एक में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन दोनों प्लेट d डिस्टेंस की सेपरेशन में है, तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V इक्वल E इंटू डी। इस फॉर्मूला की मदद से E इक्वल V बाय क्या होगा, D। तो V कितना होगा, E इंटू डी। V क्या होगा, E इंटू डी। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल सकते हैं अगर लेंथ गिवन है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मौजूद है, उसमें हमने क्या रखा, एक डायपोल ऐसे रख दिया। तो क्या होगा, उस डायपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से ये रोटेट होगा, ये डायपोल ऐसे रोटेट होगा। जिस तरफ वो रोटेट होगा उसकी अपोजिट तरफ हम एक दूसरा टॉर्क अप्लाई करेंगे। अगर डायपोल इस तरफ रोटेट हुआ है तो हम दूसरी तरफ क्या लगाएंगे, टॉर्क अप्लाई करेंगे। पहले जिस डायरेक्शन पर डायपोल रोटेट किया था उसका अपोजिट डायरेक्शन पर हम रोटेट करेंगे डायपोल को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन की वैल्यू हमें मिलेगा वही हमें क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी। किसका पोटेंशियल एनर्जी, इस डायपोल का। कहाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। जिस फील्ड पर हमने डायपोल रखा है उस फील्ड पर डायपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो हमें पता चलेगा। तो कैसे हम करेंगे, पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायपोल को रखा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा, टाउ इक्वल पी क्रॉस सी, टाउ इक्वल पी क्रॉस सी इक्वल पी ई साइन थीटा। ये चैप्टर 1 में हमें सीखा था। इस टॉर्क के लिए डायपोल रोटेट करेगा, इस टॉर्क की अपोजिट टॉर्क हमें देना पड़ेगा। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे,
जिस तरफ डायपोल रोटेट किया है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसको रोटेट करना चाहेंगे, फ्रॉम θ0 टू θ1। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक हमने लिया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया है, तो हम अप्लाई करते हैं W इक्वल F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ रोटेशन हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में नहीं है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। इसीलिए वर्क डन क्या होगा? टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? टॉर्क इंटू डी थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है। टॉर्क कितना है? पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। टॉर्क की जगह पी ई साइन थीटा हमने पुट किया है, डी थीटा पहले से है। जैसे डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में, वैसे ही रोटेशनल मोशन में क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जिसको थीटा से हम डिनोट करते हैं। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला? पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1। उसके बाद हमने कुछ एजम्पशन लिया। थीटा नॉट की वैल्यू हमने 90 डिग्री, थीटा 1 की जगह थीटा पुट किया। मतलब डायपोल पहले 90 डिग्री में था, ऐसे मान लिया। हमने पुट किया और हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला, U इक्वल माइनस पी डॉट ई। कॉस थीटा को जब हम रिमूव करेंगे तब डॉट प्रोडक्ट होगा, P डॉट ई। P मीन्स डायपोल मोमेंट, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक shielding. Any cavity in a conductor remains shielded from outside electric influence. The field inside the cavity is always zero. This phenomenon is known as electrostatic shielding. इस shielding का मतलब क्या है? कुछ जगह को प्रोटेक्ट करके रखा, कुछ जगह को कवर करके रखा बाहर से। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है। मतलब कंडक्टर कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर है। उस कंडक्टर में एक कैविटी है, एक गटर है। ये जो गटर है ना, इस गटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन आउटसाइड में, यहाँ देखिए, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो कंडक्टर है इंड्यूस हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव इंड्यूस हुआ है। लेकिन कंडक्टर में जो कैविटी है, उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। ऐसे ही जब कोई कंडक्टर के बीच हम कैविटी क्रिएट करेंगे और जब वो कैविटी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस जीरो होगा, उस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। Next, dielectrics. Dielectrics are non-conducting substances. The molecules of dielectric substances are classified into two types. Number one, polar molecules and non-polar molecules. Dielectric क्या है? Non-conducting substance है। Dielectric की जो फॉर्मेशन है वो ऐसा है, डाइलेक्ट्रिक में दो तरह की मोलिक्यूल पाया जाता है। एक पोलर मोलिक्यूल, दूसरा है नॉन पोलर मोलिक्यूल। डिफरेंस बिटवीन पोलर मोलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। इन ए पोलर मोलिक्यूल
द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर HCl H2O etc. Examples of non-polar molecules are H2 O2 etc. Polar molecules have a permanent dipole moment. Non-polar molecules have no permanent dipole moment. Polar molecules के example है HCl, HCl एक polar molecules है HCl, H2 एक नॉन पोलर मोलिकुल है। तो HCl में क्या होते हैं, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में Cl की साइज बड़ा होते हैं। हाइड्रोजन की कंपैरिजन में क्लोरीन की साइज बड़ा होते हैं, लेकिन H2 में दोनों का साइज इक्वल होगा। ये जो हाइड्रोजन एटम है उसका न्यूक्लियस मान लीजिए ये है, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वैसे ही ये क्लोरीन की न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्या है, और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस भी पहला जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर है। मतलब पहला जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर ही दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। सेकेंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस फर्स्ट वाले के ऊपर में है। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पहला हाइड्रोजन का, उसका ऊपर ही दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर में है। ऐसे ये फर्स्ट हाइड्रोजन है तो सेकेंड हाइड्रोजन उसका ऊपर है। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर एंड नेगेटिव सेंटर के बीच कोई गैप नहीं होगा। इसीलिए यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होते हैं। लेकिन HCl में पॉजिटिव सेंटर एंड नेगेटिव सेंटर के बीच गैप होते हैं। इसलिए यहाँ परमानेंट डायपोल मोमेंट हमें मिलता है। हम हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं क्योंकि H2 में 2 हाइड्रोजन है, उसको दिखाने के लिए ऐसे 2 हाइड्रोजन हमें लिखना पड़ता है। लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऐसा है, एक हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। लेकिन HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच थोड़ा गैप है, थोड़ा डिस्टेंस है, इसीलिए HCl में परमानेंट डायपोल मोमेंट हमें मिलता है। नेक्स्ट, पोलराइजेशन। द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। मैथमेटिकली पोलराइजेशन P is proportional to applied electric field, P equal to chi E। ये chi क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से एक बार पता चला कि जब हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तब पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। थोड़ा समझिए इसको। ये क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ मैंने प्लस माइनस सेपरेटली लिखा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, एक्चुअली प्लस ऊपर में है, उसका नीचे माइनस है, मतलब पोजीशन सेम है। इसीलिए मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ करूँगा, ओनली प्लस को ड्रॉ किया है
ठीक है, प्लस के नीचे में क्या है, माइनस है। तो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब ये प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लेट हो जाएगा निगेटिव। देखिए पहले ही मैंने बोला था यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इस साइड में पॉजिटिव प्लेट था, इस साइड में निगेटिव प्लेट था। जिस साइड में पॉजिटिव प्लेट था उस साइड में इस मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, साइड में पॉजिटिव प्लेट है इसीलिए निगेटिव के साथ अट्रैक्शन होगा और पॉजिटिव थोड़ा दूर में रहेगा। वैसे ही इस साइड में निगेटिव प्लेट है तो इस साइड में मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव सेंटर है वो अट्रैक्ट होगा। तो पहले मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट आ गया, तब मॉलिक्यूल डायपोल बन गया, पॉजिटिव निगेटिव के बीच थोड़ा गैप आ गया। अगर मॉलिक्यूल डायपोल बन गया तो हमें क्या मिलेगा, डायपोल मोमेंट मिलेगा, डायपोल मोमेंट हमें मिलेगा। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को भी हम पोलराइजेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन दिया है, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट मिला है उसको हम डायपोल मोमेंट P से डिनोट करेंगे और उसको हम पोलराइजेशन भी कहेंगे। नेक्स्ट, कैपेसिटर्स। ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो कैपेसिटर क्या है, एक सिस्टम है, एक डिवाइस भी हम बोल सकते हैं। तो जहाँ दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन होते हैं, दोनों प्लेट के बीच जो स्पेस है वहाँ हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट कर सकते हैं। कैपेसिटेंस, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल 1 volt of the capacitor is called capacitance. Mathematically, Q is proportional to V, Q equal to CV, where C is called capacitance. कैपेसिटर का सिंबल ये है, दो इक्वल पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है। ऐसा यूनिट C इक्वल टू कितना होगा, Q बाई V। Q के लिए कूलम, V के लिए वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और उसको हम फेराड कैपिटल F से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस का डायमेंशन है M इन्वर्स L इन्वर्स 2 T⁴ A स्क्वायर। तो कैपेसिटर कैसा है, तो कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट के बीच जो गैप होते हैं, जो स्पेस होते हैं, मान लीजिए एयर हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब इन दोनों प्लेट को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, एक प्लेट पॉजिटिवली इंड्यूस होगा, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, में निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा।
तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुआ है, इस प्लेट में निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुआ है। दोनों प्लेट में जो चार्ज है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट नहीं जा सकते, मतलब यहाँ जो चार्ज है वो इस प्लेट में ही रहेगा और यहाँ जो चार्ज है इस वाली प्लेट में जो चार्ज है वो इस प्लेट में ही रहेगा। चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट नहीं जा सकते। कितना चार्ज यहाँ जमा होगा? जितना बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही चार्ज यहाँ जमा होगा। Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल CV। तो C को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब है ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी कितना है। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटी को समझाते हैं, उसका कैपेसिटी कितना है, कितना चार्ज वो जमा कर सकते हैं, कितना चार्ज वो जमा करके रख सकता है। जितना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज प्लेट में जमा होकर रहेगा, मतलब उस वाली कैपेसिटर में ज़्यादा चार्ज होगा। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उस कैपेसिटर में ज़्यादा चार्जेस मौजूद होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट है, दोनों पैरेलल में है। एक में पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट है, दूसरी प्लेट में निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट है। दोनों प्लेट की एरिया है A, दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। एक बात जानने की कोशिश की, ये जो एरिया है, डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच स्मॉल d, इन दोनों के ऊपर कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करता है। एक डिराइवेशन किया, उसके बाद हमें मिला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। When a dielectric substance is inserted between two plates, its capacitance increases। उसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की, अगर दोनों प्लेट के बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट करेंगे तब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम इंसर्ट करेंगे तब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। सपोज जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने इंसर्ट किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हमने मल्टीप्लाई किया A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। हमने K को ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन से क्या मिला? जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है जितना इंक्रीज होगा उतना ही कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। C इज प्रोपोर्शनल 1/D और C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। लेकिन प्लेट की एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। C इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। तो ये दोनों क्या है? फैक्टर्स है। फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन C। तो कैपेसिटेंस के ऊपर कौन कौन सी फैक्टर डिपेंड करता है? एक है एरिया, दूसरा है D। एरिया इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इट इज द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक रेशियो है, मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने देते हैं और वैक्यूम में फ्री स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने देते हैं, उन दोनों के बीच एक रेशियो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है,
मटेरियल चेंज होगा तो के की वैल्यू चेंज होगा। ग्लास के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, माइका के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। नेक्स्ट, कैपेसिटर्स इन सीरीज। यहां देखिए कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हुआ है। n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे? अगर सीरीज में है कैपेसिटर तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/C टोटल, 1 टोटल कैपेसिटेंस इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। जितना कैपेसिटर होगा सभी का कैपेसिटेंस प्लस करना होगा। कैसे प्लस करना होगा? 1 करके प्लस करना होगा। सपोज 3 कैपेसिटर है तो 1/C टोटल इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अगर कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में है तो हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्टली हमें प्लस करना होगा। टोटल कैपेसिटेंस इक्वल C1 प्लस C2 प्लस Cn। कैपेसिटर अगर 3 है तो हम क्या करेंगे? C टोटल इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। जितना कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में है सभी का कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्लस कीजिए, तब टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होते हैं। तो कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होते हैं उसका एक्सप्रेशन कैसा है? हमने एक फॉर्मूला निकाला, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U इक्वल हाफ CV²। तो यहाँ U की जगह E भी हम लिख सकते हैं, E इक्वल हाफ CV²। तो हमने कैसे निकाला? एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा पहले वो निकाला। उसके बाद क्या किया? इंटीग्रेशन किया। टोटल वर्क डन कितना होगा? अगर इस प्लेट से चार्ज को लाकर इस प्लेट में मैक्सिमम चार्ज जमा करेंगे तब टोटल वर्क डन कितना मिलेगा उसको हमने निकाला। मतलब 0 से Q चार्ज लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मिला U और E इक्वल हाफ CV²। तो स्टोर्ड एनर्जी निकालने के लिए और दो फॉर्मूला है, हाफ Q²/C, E इक्वल हाफ QV। पहले एक रिलेशन मिला था Q इक्वल CV, Q इक्वल CV। तो यहाँ हमने क्या किया? V की जगह Q/C पुट करके ये एक्सप्रेशन मिला। और यहाँ क्या किया? C की जगह हमने क्या पुट किया? Q/V पुट किया तो हमें मिला हाफ QV।